अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 आज आपका है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम का चैप्टर चल रहा था। बेटा लास्ट जो इंडिकेटर्स का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर इंडिकेटर्स की टाइप्स बताई थी आपको कि एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, इसके अलावा रेडॉक्स इंडिकेटर्स भी होते हैं, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स भी होते हैं। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं उनकी दो थ्योरीज़ हमने जो है वो पढ़नी थी, ठीक है। एक तो ऑस्टवेल्ड थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो है क्यूनोनॉइड थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी भी एसिड बेस जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वर्किंग पे है, ठीक है, कि कैसे जो है वो मज़ीद क्या सजेस्ट किया गया कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो इसमें ऑस्टवेल्ड्स थ्योरी टेक्स केयर ऑफ द quantitative aspects of indicator action only. The Quinonoid theory, on the other hand, tells us the cause of color change of an indicator in acid base solution. ठीक है, कि जो ऑस्टवेल्ड की थ्योरी थी वहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर हम पीछे ये देखेंगे कि आखिर जो है कलर चेंज जो है वो किस वजह से आता है, ठीक है। तो बेटा अभी पीछे जो हमने ऑस्टवेल्ड थ्योरी में भी ये पढ़ा था कि इंडिकेटर अपनी अगर एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स अपनी एक फॉर्म में एक और कलर शो करता है और जो उसकी दूसरी फॉर्म होती है, यानी एसिडिक फॉर्म में कोई और कलर शो करेगा और बेसिक फॉर्म में कोई और कलर शो करेगा, ठीक है। जैसे कि फिनोल्फ्थलीन था कि आपके पास एसिड सोल्यूशन में वो कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट्स देख लें थ्योरी के कि द अनआयनाइज्ड एच आयन मोलेक्यूल एंड द आयन जो इंडिकेटर नेगेटिव आयन है यानी कॉन्जुगेट बेस होगा, आर टॉटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द इंडिकेटर विच इज़ एन ऑर्गेनिक डाई। देखिए बेटा टॉटोमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं, आपने सेकेंड ईयर में एफएससी में पढ़े थे। आइसोमरिज्म में टाइप्स पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में टॉटोमरिज्म की, ठीक है। टॉटोमरिज्म आपके पास वो फिनोमेना है, या टॉटोमर्स आपस में क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें फ़र्क किसका आए, प्रोटॉन ट्रांसफ़र का, यानी कि सेम मोलेक्यूल होगा लेकिन उस सेम मोलेक्यूल के अंदर प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से दो आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों भी आपस में क्या हैं, जो एसिडिक फॉर्म है इंडिकेटर की और जो बेसिक फॉर्म है इंडिकेटर की। जैसे ये HIN जो है ये क्या होगी, एसिडिक फॉर्म होगी क्योंकि प्रोटॉन है उसके पास, और IN नेगेटिव क्योंकि प्रोटॉन निकल चुका है तो अब ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं क्योंकि इनमें सिर्फ हाइड्रोजन के होने और ना होने का फ़र्क है, इसलिए ये क्या हैं, ये एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं या टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। और जो ऑर्गेनिक डाई मैंने बताया था कि इंडिकेटर ज़्यादातर जो हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक डाई कह रहे हैं। One tautomeric form possesses the quinonoid structural unit and is called the quinonoid form. It has a deep color. The other form has a light coloring group, say जैसे कि नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जैसी जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं ग्रुप्स, एंड और सिंपली बेंजीन रिंग एंड इज़ कॉल्ड द बेंजीनॉइड फॉर्म। दूसरी बात जो इस थ्योरी के पोस्टुलेट में है वो ये है कि जो ये टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं इनमें दो जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दो आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। एक को हम क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं और दूसरी जो है वो बेंजीनॉइड फॉर्म है। अब जो क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो वाला है जिसका कलर डार्क होगा, ठीक है। जैसे फिनोल्फ्थलीन है अगर, तो फिनोल्फ्थलीन में जो पिंक वाला कलर जिस भी जो है वो उसमें स्ट्रक्चर में देगा वो स्ट्रक्चर क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और द अदर फॉर्म जो कि दूसरी फॉर्म है जो कि फिनोल्फ्थलीन के केस में तो कलरलेस हो जाती है, और बाकी जैसे दूसरे आपके पास कोई और हैं इंडिकेटर्स उनमें जो लाइट कलर होगा वो आपके पास बेंजीनॉइड फॉर्म है, ठीक है। दिस फॉर्म हैज़ अ लाइट कलर या फिर नो कलर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो तीसरा पॉस्टुलेट है इसका, द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर अकर्स व्हेन वन टॉटोमेरिक फॉर्म इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अदर ड्यू टू चेंज ऑफ pH ऑफ द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन की pH चेंज होगी तो फिर इंडिकेटर की जो एक फॉर्म है यानी कि जो बेंजीनॉइड फॉर्म है वो क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्यूनोनॉइड फॉर्म जो है वो बेंजीनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि pH चेंज हो रही है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे फिनोल्फ्थलीन है बेटा, फिनोल्फ्थलीन की जो बेंजीनॉइड फॉर्म है वो कलरलेस है और जो क्यूनोनॉइड फॉर्म है वो आपके पास पिंक कलर की है। तो अगर pH चेंज हुई है, अगर pH जो है वो एसिडिक से बेसिक हो गई है, तो आपको पता है कलरलेस से कलर क्या हो जाएगा उसका,
पिंक कलर हो जाएगा, तो फिर वो कन्वर्ट हो गई है बेंजीनॉइड से क्यूनेनॉइड फॉर्म में। इसी तरह वाइस वर्सा, ठीक है। इस तरह अगर जो है वो pH चेंज हो जाए बेसिक से एसिडिक मीडियम में तो इसके रिवर्स हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इज शोन एज बिलो। उन्होंने आपको नीचे दोनों जो हमने पीछे पढ़े थे फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, उनको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने बताया था आपको फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली हम उसको ऑस्ट्रल थ्योरी में हमने H लिख दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह जो आपके पास 3 फिनाइल रिंग है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और वो आपस में इस तरह से इस कार्बन के साथ लिंक्ड हैं। और बेटा यहाँ पर जो CO है ना, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ये जो 2 बॉन्ड उन्होंने जोड़े हुए हैं ना, ये एक्चुअली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड जुड़े हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो CO है ये एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस तरह से यूँ आगे उन्होंने जो है वो उसको थोड़ा सा बताया भी हुआ है। अब देखें बेटा, ये जो फॉर्म है ये वाली फिनोल्फ्थलीन की, ये है बेंजीनॉइड फॉर्म, जो आपने पीछे एसिडिक फॉर्म पढ़ी थी, क्योंकि कलरलेस है ये, ठीक हो गया। अगर इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, वो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है जब pH जो है वो एसिडिक से बेसिक हो जाती है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से देखिए आपके पास कार्बन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, ज़ाहिर ऑक्सीजन के 2 जो है वो बॉन्ड होने चाहिए थे, अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन ने जो है अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया है इधर। अब इसने डबल बॉन्ड बनाया है तो ये जो OH था इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये बन गया। तो ये जो इसकी फॉर्म है ये क्यूनोनॉइड फॉर्म है, ये बेसिक मीडियम में होती है, ठीक हो गया। ये तो आपके पास होगी फिनोल्फ्थलीन की वर्किंग, ठीक है, कि फिनोल्फ्थलीन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है जब pH चेंज होती है। फिर इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, ये स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं, ठीक है। क्यूनोनॉइड थ्योरी हम जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड होगी एसिड बेस इंडिकेटर्स में। फिर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का जो आपके पास बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। आपको पता है अल्कलाइन मीडियम में ये येलो कलर देता है, येलो कलर लाइट होता है, और जो इसका एसिडिक फॉर्म है उसके अंदर जो है ये रेड कलर देता है और वो इसकी क्यूनोनॉइड फॉर्म होगी। तो अल्कलाइन मीडियम में बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर ये इन्होंने दिया हुआ है, इसमें ये N डबल बॉन्ड N जैसी इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 फिनाइल रिंग हैं, एक साइड पे N डाइमिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये N डबल बॉन्ड N और ये फिनाइल ग्रुप और आगे SO3 नेगेटिव, ठीक हो गया। ये मिथाइल ऑरेंज है। अब मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक से अल्कलाइन से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल जो बॉन्ड है या ये ले लेता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें ये प्रोटॉन की एडिशन हो रही है, ठीक है। जब प्रोटॉन की एडिशन होगी इसके अंदर, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जाएगा जाहिर है, तो प्रोटॉन की एडिशन हो जाएगी। प्रोटॉन की एडिशन आपके पास किस तरह से होगी कि इनमें से एक नाइट्रोजन जो है वो अपना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगी, और दूसरी नाइट्रोजन जो है वो अपने साथ वाली जो फिनाइल है उसके साथ यूँ डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एडिशन हुई, हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर लग गया, यानी कि इस वाली नाइट्रोजन पर लगा, और इस नाइट्रोजन ने अपना 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए इस वाली फिनाइल के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो क्यूनोनॉइड फॉर्म बन गई। इसमें मिथाइल जो ऑरेंज है ये रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो हमने पीछे ऑस्टवर्ड थ्योरी पढ़ी थी एक एसिड बेस इंडिकेटर्स के लिए, और दूसरी ये क्यूनोनॉइड थ्योरी है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे यूँ भी पूछ लेते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स की थ्योरीज एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो फिर आपने दोनों थ्योरीज बतानी होती हैं बेटा। इसके बाद इस चैप्टर में रेडॉक्स इंडिकेटर्स हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। रेडॉक्स इंडिकेटर्स और एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स हम बाद में देख लेंगे, अगर जो है 5A पेपर में कहीं पे रिपीट हुआ क्वेश्चन तो कर लेंगे, वरना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो एसिड बेस के हवाले से था, वो हमने जो है वो इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट जो चैप्टर जो है वो मैंने डिसाइड किया है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी हेडिंग तो आपके पास जो है वो एवेल्युएशन होगी ऑफ केमिकल एनालिसिस शायद, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, ठीक है। शायद हेडिंग भी यही होगी चैप्टर की, लेकिन उससे पहले कुछ पेजेस जो है ना
वो आपके पास मीन, मीडियन, मोल क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये चीज़ें मीन, मीडियन, मोल वगैरह आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, वरना इसकी डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट ही आपको होना चाहिए। जो मेन टॉपिक हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ पेज 176 से स्टार्ट हो रहा है और वो है लॉ ऑफ मैस एक्शन, ठीक है। इसमें से जितने भी आगे टॉपिक्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मैं बता दूं कंटेंट्स इस चैप्टर के क्या हैं। लॉ ऑफ मैस एक्शन है, ठीक है, पढ़ा हुआ है पहले भी आपने, वही है, उसी को हम रिपीट करेंगे। सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, फिर कॉमन आयन इफेक्ट है, प्रेसिपिटेशन है, को प्रेसिपिटेशन है, रेडॉक्स पोटेंशियल है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, यहाँ तक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वही सारी यहाँ पे रिपीट होंगी, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास पेज 176 होगा आपके पास, एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपके पास जो केमिकल एनालिसिस को कुछ चीज़ें जो है वो गवर्न करती हैं, एक हमारे पास उनमें से है लॉ ऑफ मैस एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या चीज़ है? देखें बेटा, जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है, उनमें इक्विलिब्रियम होता है, ज़ाहिर है रिवर्सिबल है तो किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। उनका जो आपके पास रेट है रिएक्शन का, ठीक है, वो गवर्न होता है बाय लॉ ऑफ मैस एक्शन। और वो लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या, वो हम अभी देख लेते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई हुई है कि सीएम गुलबर्ग ने और पी वेज ने जो है 1864 में इसको प्रपोज़ किया था और इसके बारे में जो है इस लॉ के बारे, ये लॉ जो है उन्होंने जो है वो बताया था। इसको हम स्टेट कर सकते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ the rate at which a substance react is proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant substances। ये आपने पहले एफएससी में भी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स की जो एक्टिव मैसेज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अभी जब हम मैथमेटिकल करेंगे आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी। पहली बात, एक्टिव मैसेज क्या होते हैं बेटा? एक्टिव मैसेज वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो, या फिर आप यूँ समझ लें कि मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास जनरल रिएक्शन है कि ए और बी ये दो रिएक्टेंट्स आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन ये एक्टिव मैसेज होंगे, ठीक है। एक्टिव मैसेज नाम से पता है कि जो एक्चुअल कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वो होते हैं एक्टिव मैसेज। अब हम जनरल एक रिएक्शन ले लेते हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी, ठीक है। तो बेटा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है या फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होगा दैट इज़ के एफ, और जो बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है यहाँ पर रेट कांस्टेंट के आर होगा, ठीक है। सो वेयर ए एंड बी represent the reactants and C and D represent the products at the equilibrium state, the active masses of A, B, C and D are represented by, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं, क्या लगाया हुआ है उन्होंने, इस तरह से लिखा हुआ है ना A, ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो हम इनको लिख सकते हैं ए बी सी डी इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में। द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये आपको एक्टिव मैस की कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता रहा है। अब लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है उसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हमने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करते, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा जो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड जो आपके पास ये वाला रिएक्शन है कि ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, सी और डी में, इसके अंदर ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए जो रेट ऑफ आपके पास जो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने रिएक्टेंट्स के, और इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, ए और बी, तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाएं तो उसकी जगह इक्वल लग जाता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन आपके पास क्या है कि यहाँ सी और डी मिलके क्या बना रहे हैं, ए और बी। तो बेटा जब सी और डी मिलकर ए और बी बनाएंगे ये रिवर्स रिएक्शन होगा। इसमें सी और डी आपके रिएक्टेंट्स होंगे और ए और बी आपके प्रोडक्ट होंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके केस में यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो आपके पास इसी तरह आप लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी कंसनट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू के आर इंटू सी डी। ठीक है, तो जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगाएंगे तो आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट हमारे पास के एफ और के आर हो गया। अब के एफ और के आर द रेट कांस्टेंट्स फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट्स आ गए। अब बेटा अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम के आर क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू ए इंटू बी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह हम के आर इंटू सी इंटू डी लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे के एफ इंटू ए इंटू बी इज़ इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से के आर को इसके नीचे ले जाएं, के एफ के नीचे, और ये जो कंसंट्रेशन है ए इंटू बी वाली इसको इसके नीचे ले जाएं, तो फिर हमारे पास जो है वो ये वाली नेक्स्ट जो बन जाती है, क्या बनता है, सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी इज़ इक्वल टू के एफ ओवर के आर। अब के एफ भी एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, के आर भी रेट कांस्टेंट है। इसको दो कांस्टेंट्स लिखने के बजाय हम एक नया कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि के सी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिस टाइम पे इक्वल हुआ है वो इक्विलिब्रियम होता है ना, उस पॉइंट पे जो आपके पास जो कांस्टेंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स द मोलर concentration of various species present at the equilibrium state. The value of Kc is independent of the initial concentration of the reactants but depends upon the temperature, nature of the reactants and nature of the solvent used. Kc आपके पास जो है बेटा किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आपके पास रेट भी जो है वो फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के ज़्यादा हो सकते हैं, फॉरवर्ड का ज़्यादा हो सकता है, रिवर्स का कम हो सकता है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसी तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे कि रिएक्टेंट्स किस तरह के हैं, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करने वाले हैं या स्लो हैं, और इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ पे, क्योंकि सॉल्वेंट का अपना इफेक्ट होता है रिएक्शन पे। ठीक है, इसके अलावा इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इट इज़ कन्वेंशनल दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन द न्यूमरेटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास इसी तरह से जो है वो हमारे कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, ये मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो ऊपर लिखी जाए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास नीचे लिखी जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना आप दूसरी तरह भी कर सकते थे ना, इसके अलावा भी आप ये भी कर सकते थे कि के एफ़ को इस साइड पे ले जाते, के आर ओवर के एफ़ हो जाता, और इसको इस साइड पे ले जाते। ठीक है, तब भी आपके पास ये के सी ही आता, लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे हों, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, एक और आपको ये तो जो पीछे हमने रिएक्शन किया था ज़्यादा ही जनरलाइज था, हमने यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स की कोई बात ही नहीं की। ठीक है, हो सकता है आपके पास ए के मोल्स कुछ और हों, नंबर ऑफ़ मोल्स, और जो बी रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कुछ और हों, इसी तरह जो आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स कुछ और हों। तो बेटा यहाँ पर हमने जो स्मॉल ए है ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए हैं, स्मॉल बी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी है, स्मॉल सी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो सी है, और जो स्मॉल डी है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास इस तरह से हो तो फिर के सी किसके इक्वल आएगा, फिर बेटा के सी जो है आपके पास इस तरह से आएगा कि हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है वो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे सी रेज टू पावर स्मॉल सी, यानी कि जो सी प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे, इसी तरह डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर स्मॉल ए। अब ए रेज टू पावर स्मॉल ए क्या है कि ए रिएक्टेंट के
नंबर ऑफ़ मोल्स, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे पावर की जगह, ठीक है। इसी तरह भी, और ये सो ऑन का जो सिंबल लगा हुआ है ना, ये इस तरह से डॉटेड लाइन, इसका मतलब होता है सो ऑन चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी का साइन है। इसका मतलब ये है कि बेटा ए और बी और इससे ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो जितने भी रिएक्टेंट आएंगे उसकी जगह भी हम यही लिखेंगे, आगे इसी तरह करते जाएंगे। और प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तो जितने भी होंगे उनको भी हम आगे इसी तरह लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, ठीक है। तो वेयर ए बी सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी C and D respectively taking part in the reaction, they are also called coefficient of chemical reactions। तो ये जो हमारे पास हैं, ये इनको coefficient of chemical reactions भी कहते हैं, ठीक है। The coefficient appear as the exponent of the concentration terms in equilibrium constant pressure। मैंने आपको बता दिया कि यही coefficients जो हैं, जो इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन है, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जो ए बी सी और डी हैं, जो कि कोफिशिएंट थे केमिकल इक्वेशन के, ये अपीयर होते हैं एज पावर, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन अकर्स। अब देखें बेटा, अगर तो के सी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंसनट्रेशन ऑफ सी डी ज़्यादा है और कंसनट्रेशन ऑफ ए और बी क्या है, कम है। बेटा सी डी की कंसनट्रेशन कब ज़्यादा होगी, जाहिर है तब ज़्यादा होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, ठीक है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपके पास जो सी और डी बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा बन रहा है आपके पास प्रोडक्ट। तो अगर के सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज़, ये आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट्स दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज़ कम्प्लीशन वेरी नियरली सो, ठीक है, आपके पास तकरीबन कंप्लीट होने वाला है रिएक्शन, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है। इसी तरह अगर के सी की वैल्यू कम है तो ये इंडिकेट करेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा, या फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा है। अच्छा, एक और इसमें कंडीशन आती है बेटा, अगर तो के सी की वैल्यू, के सी इज़ इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। के सी इज़ इक्वल टू 1 कब होगा, के सी इक्वल टू 1 तब होगा जब प्रोडक्ट ऑफ सी डी और प्रोडक्ट ऑफ ए बी बराबर हो जाए और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ऐसा ही है। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम होता है और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स भी आपके पास बराबर होते हैं, तो उस केस में आपके पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो भी बराबर हैं, और सी डी इंटू ए बी की जो कंसंट्रेशन है वो भी बराबर है। उसके केस में के सी जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।